वेलकम बैक नाज़रीन। आबिद कयूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि तकरीबन 250 अफराद जो हैं अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, बारिशों और सैलाब की नज़र वो हो चुके हैं, और ऐसे दर्दनाक मनाजिर हैं कि जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। तो एसडीपीआई के सरबराह डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुज़श्ता कई बरसों से शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की जिद में हम अभी भी देखें, जो बारिशें हुई, तूफानी बारिशें, उसके नतीजे में जो फ्लैश फ्लड्स आए, 250 जाने जाया हो चुकी हैं, हजारों मकानात तबाह हो चुके हैं। जो हमारी रिजिलियंस प्लानिंग है, क्लाइमेट रिजिलियंस प्लानिंग, वो हालिया मानसून जैसे आफात के लिए मुअस्सिर साबित नहीं हो रही, या और कोई वजूहात हैं कि हम बिल्कुल ही सफर कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे महीने पर अब तो बात आ गई है। आदिल, इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि अगर आप देखें टेक्सास में क्या हुआ। फ्लैश फ्लड आया और एक घंटे के अंदर वो अमेरिका जैसे मुल्क में सैकड़ों जिंदगियां बहा के ले गया। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में क्या हुआ, एक घंटा बारिश हुई और वहां पे पूरा सबवे और इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो मफलूज हो गया। अ, इसी तरीके से स्पेन में, आप रशिया में, और हिमाचल प्रदेश में, और अब पाकिस्तान में, चाइना में, हर जगह पे जो क्लाइमेट चेंज जिसकी हम बात करते रहे, और आपका चैनल इसको बड़े अच्छे तरीके से इस पे जो है आगाही देने के लिए प्रोग्राम भी करता है, तो वो अब ये एक रियलिटी बनकर सामने आ गई। और बदकिस्मती से कोविड की तरह अब नो वन इज सेफ। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आप अमेरिका में बैठे हैं या आप यूरोप में बैठे हैं तो आप ज्यादा सेफ हैं, और आप जो है किसी डेवलपिंग कंट्री में बैठे हैं तो आप कम सेफ हैं। तो एक तो ये सबके साथ जो मामला हो रहा है। बारिशों से पहले अगर आप देखें तो पूरा यूरोप जो है वो हीट वेव में जल रहा था। यानी स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क जो कि अपनी बुलंदों बाला चोटियों की वजह से मशहूर है, वहां भी अगर आप देखें तो जून में टेम्परेचर 35 था, थर्टी जी। फाइव को क्रॉस कर रहा था। इंग्लैंड में 40 क्रॉस कर रहा था, स्कॉटलैंड, हर जगह पे। तो ये तो एक रियलिटी बन गई। अब दूसरी चीज जो है, आप जो कुदरती आफात है उसको तो नहीं टाल सकते, लेकिन अपनी तैयारी से इन कुदरती आफात को इंसानी अलमिया बनने से जरूर रोका जा सकता है। और और बदकिस्मती से मैं डॉक्टर साहब, असल जो सवाल है वही था जिस जानेब आप जा रहे हैं, कि जो हमारा बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है एनडीएमए के, अगर आप उनका इस पर जो अभी तक क्रक्स है उनका, वो यही कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अमवात घरों के गिरने, डूबने और लैंडस्लाइडिंग की वजह से हुई, तो इसको कैसे रोका जा सकता? आप पूरे देखिए ना, इस्लामाबाद और रावलपिंडी पाकिस्तान के दो एडवांस शहरों में माने जाते हैं। फिर डीएचए और बैरिया जैसे सोसाइटीज जो है, अगर वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं टिक सकता, तो दूर दराज जीबी और आजाद कश्मीर और स्वात के गांव जिस तरह बहकर चले जाते हैं, उनको तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल है। आदिल, इस पे हमें बांग्लादेश से सीखना पड़ेगा। बांग्लादेश इज एन एग्जाम्पल कि उनके जो सैलाब और साइक्लोन हरिकन आते थे, उन्होंने उनसे जिंदगियां जो है महफूज करने के लिए क्या किया। और उसके लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास अमेरिका जैसे रिसोर्सेज हों या हम बहुत बड़ी कोई डेवलप्ड इकोनॉमी हो तो तभी होगा। दो तीन सिंपल चीजें उन्होंने की हुई हैं। एक तो उन्होंने अपने जितने भी फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहां पे कम्युनिटी शेल्टर बना रखे हैं। जी। कम्युनिटी शेल्टर कुछ भी नहीं है, गांव के अंदर सेंटर में एक ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के ऊपर उन्होंने वो शेल्टर स्पेस बना रखी है, जिसमें कि फौरी तौर पे खवातीन और बच्चे जो है वो मुंतकिल किए जा सके। और अच्छा। उसकी उसकी सतह उन्होंने इतनी बुलंद रखी है कि अगर आपका कोई फ्लैश फ्लड या कोई सैलाब आता है तो वो उससे महफूज हो सके जब तक कि अमदाद जो है वो नहीं पहुंच जाती। सेकंड, उन्होंने जो सैलाब में आने इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें हैं, वो उन्होंने फ्लड प्रिवेंशन किट्स जो हैं वो लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। यानी कल जो हम देख रहे थे, DHA 5 में बाप बेटी जो थे बदकिस्मती से वो गाड़ी में पानी का शिकार हुआ, या कुछ अर्सा पहले जो चंद हफ्ते पहले सवात में टूरिस्ट जो थे वो जी। जो है दरिया सवात में पानी की लहरों की नजर हुए। तो कितना आसान होता उनको बचाना अगर
जो रेस्क्यू वाले हैं उनके पास कुछ इन्फ्लेटेबल ट्यूब्स होती हैं, उनके पास कुछ ड्रोन डिलीवरी मैकेनिज्म होता, उनके पास कोई जाल ही होते जिसमें कि उनको जो है बाहर किनारे से जाल फेंक के उसमें बाहर खींचा जा सकता। तो ये इस तरह के सोल्यूशन जो है वो बांग्लादेश के हर जो यूनियन काउंसिल लेवल पे उनके पास ये किट्स जो हैं वो मौजूद है। और उसके बाद फिर पानी, पीने का पानी और वाटर प्योरीफाइंग टैबलेट्स वगैरह। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे एनडीएमए जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक काम कर रहा है, लेकिन एनडीएमए के बाद हमें पीडीएमए और डीडीएमए को एम्पावर करने की जरूरत है, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और जो रोल है वो तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने प्ले करना है। एनडीएमए तब जो है वो तो बहुत बाद में आएगा। हमारे मसाला अफवाज के जो बहादुर जांबाज हैं वो हमेशा मदद के लिए आते हैं, लेकिन उनका वर्कलोड कम किया जा सकता है अगर हम मकामी सतह पे ये तैयारी हो। और इसी की तरफ अब हमें जाना होगा, मकामी सतह पे तैयारी के लिए। मकामी सतह पर डॉक्टर साहब बिल्कुल हमें जाना पड़ेगा, और आपने जबरदस्त एग्जांपल बांग्लादेश की दी कि उनका मॉडल यहाँ पे रेप्लिकेट किया जा सकता है। लेकिन एक और अहम मामला जो है मकामी सतह की, अगर हम बात करें, ये जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, एक तो जो बड़ी एडवांस हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो गैर कानूनी, जहां पर इवन नालों पर जो है, बरसाती नालों तक पर लोग जो है वो उस पर आबादियां कर लेते हैं। और हमने देखा इससे पहले E11 में जिस तरह से वो फ्लैश फ्लड्स आए बरसाती नालों पर, लोगों ने जो वो बनाए हुए थे। तो जो लोकल जो इस तरह की अथॉरिटीज होती हैं, जिस तरह सीडीए है या हर शहर की अपनी अथॉरिटीज होती हैं। अब दरियाए स्वात में आप देखें कि आप दरिया के किनारे जो है 200 फुट तक आप आबादी नहीं कर सकते, लेकिन आप जाएं वहां पर जो 5 स्टार और 30 मंजिला होटल्स बने होते हैं, वो एक फ्लैश फ्लड्स में बह जाते हैं। ये कितना अहम मसला है और इस जानिब कितनी तवज्जो देने की जरूरत है? अदल, अगर सम हेड्स नीड टू रोल, तो अगर जब पहली दफा होटल हनीमून गिरा था उस वक्त किसी की बलि कर दी जाती जिसने ये एनओसी दिया था, या दूसरी दफा गिरा तो तब किसी को जो है वो जो हाई लेवल डिसीजन मेकर हम करते ये हैं, वो जिस बेचारे ने फाइल चलाई होती है उसको तो सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं या जो इन्फ्लुएंस में आके या प्रेशर में आके जिसने ये इजाजत दी है उसको हमेशा बचा लिया जाता है। या अगर E7 पे जिसने सीडीए ने अगर वो नालों पे इजाजत की तामीर की इजाजत दी थी, तो अगर कुछ रिस्पॉन्सिबल जो चेहरे हैं उनको बेनकाब करके उनको जो है अकाउंटेबल ठहराया जाता, तो शायद आज बहुत सी जानें जो थी वो बच सकती थी। लेकिन जो सेकंड इम्पोर्टेंट फॉल्ट है हमारा, जिसकी वजह से शायद हम उस तरीके से क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए वो इंटरनेशनल सिंपथीज भी नहीं हासिल कर पा रहे, क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपना मुकदमा बयान करते हैं कि जी आप सबसे बड़े पोल्यूटर हैं, आपकी वजह से हमें मसाइल का सामना है, तो वो सिंपल एक लाइन कहते हैं कि पहले आप अपने घर को ठीक करें, आपके जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उनकी वजह से ये चीजें जो है ज्यादा एग्रेवेट करती हैं। तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी मुकदमा लड़ने के लिए और मकामी लेवल पे कीमती जानों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए जाहिर है कि हमें गवर्नेंस को ठीक करना पड़ेगा, कुछ चेहरों को बेनकाब करना पड़ेगा और उनको अकाउंटेबल ठहराना होगा। और ये देखना होगा कि हमेशा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों जाया होता है, खा वो अर्थक्वेक आए या वो सैलाब आए, और वहां पे हम उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में जो 1.25 बिलियन डॉलर्स की जो क्लाइमेट चेंज की मद में IMF ने हमें लोन दिया था, वो क्या अभी तक कोई प्लान सामने आया है कि गवर्नमेंट कैसे उसको इस्तेमाल करने का इरादा रखती है? क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब क्लाइमेट फाइनेंसिंग दुनिया से वैनिश होती जा रही है, और हमें अगर ये पैसे मिले हैं तो जाहिर बात है वो दुरुस्त जगह पर और दुरुस्त प्लान के साथ लगने चाहिए। जी, ये 1.4 बिलियन डॉलर का लोन जो है ये अप्रूव हो चुका है। इसका जो पहली डिस्बर्समेंट होगी वो सितंबर में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के कामयाब रिव्यू के साथ मशरूत है। तो सितंबर में अभी रिव्यू होगा जो हमारा बड़ा लोन चल रहा है, अगर हमने उसकी शराइत पूरी की होगी तो फिर हमें रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फंड की पहली ट्रांच मिलेगी। इसके जो 4-5 इसमें बड़ी चीजें करनी है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें डिजास्टर
جو रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेके आना है। उसमें जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट है उसको क्लाइमेट चेंज से नती करना है, जिसका मतलब है कि PC1 में अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ साथ डिजास्टर रिस्क जो है वो उसके बारे में भी पूछा जाएगा और लिखा जाएगा। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको कैसे जो है वो प्रमोट करना है। उसमें पानी की प्राइसिंग पे है कि पाकिस्तान एक वाटर स्केर्स कंट्री बनता जा रहा है और पाकिस्तान में पानी की कीमतों में इजाफा होना चाहिए। और उसमें इन तमाम चीज़ों के अलावा जो पाकिस्तान के NDCs होंगे, पाकिस्तान की कमिटमेंट्स होंगी, उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये कुछ ऑलरेडी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं और मैं खासा पुरुमीद हूँ कि अभी तक अगर क्लाइमेट चेंज पे तवज्जो नहीं दी गई थी तो शायद इन शराइत की वजह से, IMF की शराइत की वजह से ही हम इस पे तवज्जो देना शुरू कर देंगे। चूंकि अब जब ये शुरू हो जाएगा तो फिर क्वार्टरली इस पे हमें रिपोर्ट देना होगी। तो जैसे अभी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे रिपोर्ट देते हैं, इस पे भी रिपोर्ट देंगे, तो शायद हुकूमतें जो है वफाकी और सूबाई हुकूमतें थोड़ा सा उनको जो है वो अपनी गवर्नेंस बेहतर करने का मौका मिल जाए। डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।